Hello, good afternoon, everyone. I am Sneha Singh, Bijan Campus Ambassador, and we are live today in this beautiful afternoon with another live session on a very interesting topic. That is, you all must be very eager to know. We are just waiting. Sir is there. He'll be joining in a few minutes. Good afternoon, sir. Is my गुड voice audible आफ्टरनून। now? यस, Okay, that's मेरी आवाज सही है आपके लिए? yes, sir. Yes, sir. Quite ओके। well. Okay. Good afternoon to all the viewers. I am Sneha Singh, Bijan Campus Ambassador, and we are here again for a live session with our esteemed speaker for today, that is Dr. Mayur Jain. Dr. Mayur Jain is a gold medalist in homeopathy, DHMS 1999 batch from SPH Homeopathy Medical College, Chhatarpur, ranked 8th in कुछ वीडियोस और कुछ वो देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जिस तरह से आप डिजीजेस पे और सब में आप काम करते हो, ये बहुत ही एक अच्छा एजुकेटेड वर्किंग आपकी सबसे अच्छी लगी। सबको सर्च करना, सबको एक प्लेटफॉर्म में लाना और सबको एजुकेटेड करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। और स्पेशली होम्योपैथी वाले प्लेटफॉर्म में लोग बचते हैंगे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से, अपनी चीजें शेयर करने से। लेकिन जो समझता है कि अगर कहीं सबको जानकारी नहीं होगी, अगर हम सबको नहीं बता पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तब तक होम्योपैथी का विकास नहीं हो पाएगा। अगर हमको होम्योपैथी को आगे लेके जाना है तो कहीं ना कहीं हमको शेयर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है, थैंक्स टू योर विजन एंड ऑल, कहीं ना कहीं से हम जुड़े हुए होते हैं। ये डॉक्टर्स हैं, 25 साल से 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट के थ्रू या फिर नाम के थ्रू, रीजन तो पब्लिकेशंस में, तो बुक के थ्रू कहीं ना कहीं पे हम सबसे एजुकेटेड होते हैं। लेकिन इस तरह का जो सोशल मीडिया में जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, ये एक बहुत प्रॉफिटेबल थिंग्स है और उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। आई एम नॉट बिलीव टू कि हमको बहुत सारे लोग सुने, बहुत सारे लोग फॉलो करें। मैंने भी अपना जो चैनल चालू किया वो इस इंटेंशन से नहीं किया था कि इकोनॉमी बेस पे या वर्किंग के बेस पे। आई एम जस्ट स्टार्टिंग कि चलो आज फेसबुक में हम कुछ अपने वीडियोस डालते हैं। हमारे कलीग थे साथ में, तो उन्होंने बोला कि सर आप इतना करते हो, प्रैक्टिस करते हो, इतने लेक्चर्स देते हो, इतने पेशेंट देखते हो, कुछ तो शेयर करो। तो फिर लगा कि हाँ, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से 2 साल में ही जो है वो लगभग 2 लाख के लगभग फेसबुक में फॉलोअर्स होना, प्लस के लगभग होने वाले हैं 190 समथिंग, और इंस्टाग्राम में भी करीब 91 के ऊपर फॉलोअर्स हो जाना। तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि लोग फॉलो करते हैं सही चीज को, सही मैनर्स को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, true, sir. तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो हेल्प करता है। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले ही अभी एक आसाम से पेशेंट का फोन आया है ना, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने कंसल्ट किया, देखा, वीडियोस देखे, वर्किंग लिया। तो हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि ये साइटिका की दवाई है, ये काम करेगी, ये नंबर की दवाई है, ये काम करेगी। ऐसे वर्किंग करने से बेहतर है कि क्या बीमारी है, लोगों को क्या तकलीफ होती है, उन सब के बारे में जानकारी मिले और वो ठीक हो जाए। ठीक ना भी हो, वो अपने नियरेस्ट जिस भी डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें। सबसे पहले पैथी पे फेथ करें। तो किसी भी पैथी के लिए जरूरी है बेटा कि इसके प्रति सिंपैथी, है ना, उस पर विश्वास। चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, इन सबके पीछे एक पैथी जुड़ा हुआ है ना, वैसे सबके आगे जुड़ा हुआ है यहाँ पर सिंपैथी। पेशेंट के प्रति सिंपैथी, डिजीज के प्रति सिंपैथी, और फिर उसको ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना। अपने को ये सोचना है कि ये ठीक नहीं हो पा रहा और नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर जो रास्ता हो उस रास्ते के ओर प्रोग्रेसिव कर देना। क्योंकि सब्जेक्ट साइटिका है और साइटिका का चॉइस दिया गया है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। साइटिका क्या होता है या स्लिप डिस्क क्या होता है, सबसे पहले एक तो ये जानना जरूरी है ना। साइटिका इज अ पार्ट ऑफ द नंबर रीजन, है ना कहीं से जो स्लिप डिस्क होती है या हमारे नंबर वर्टिब्रल आवाज में कहीं कहीं गैप आता है, या डिस्क के बीच में हमारा गैप बन जाता है, नर्व का कंप्रेशन होता है, साइटिक नर्व कंप्रेस होती है और वो हमारे पैरों के थ्रू जाती है, नीचे तक जाती है। अगर वो हिप जॉइंट्स पे जा रही है तो हिप जॉइंट तक है, अगर वो नी जॉइंट्स के पीछे से जा रही है तो बैक पोर्शन है, और लोअर पे जा रही है
एंकल तक जो है उसकी रेफरिंग रहती है। साइटिक नर्व जो है वो L4 L5 के पास से स्टार्ट हुआ, S1 के लेवल को भी कंप्रेस करता हुआ नीचे तरफ, अगर वहां पे नर्व कंप्रेस हुई तो वो साइटिका जनरेट करता है। साइटिका दो तरह का होता है, या तो लेफ्ट साइड साइटिका होगा या फिर राइट साइड का होगा। अगर नर्व का कंप्रेशन बोथ साइड हो गया तो दोनों तरफ नर्व कंप्रेस हो गई। सिम्टम्स जो है वो हमको अकॉर्डिंग टू डिजीज मिलते हैं। कहीं ना कहीं पे अगर साइटिका है तो ये श्योर है कि L4 L5 L5 S1 कहीं ना कहीं नर्व का कंप्रेशन आया है। कहीं ना कहीं पे डिस्क जो है वो कोलैप्स हुई है। अब कुछ लोग उसको हार्निटेड बोलते हैं, कुछ जो है वो डिस्क कोलैप्स बोलते हैं, है ना। कहीं ना कहीं डिस्क का डिजनरेशन बोलते हैं। तो कॉज क्या होता है बेसिक, हमारी ये स्पाइन की वर्टिब्रास है। आप लोग सब जानते होंगे कितनी वर्टिब्रास होती है, 33 वर्टिब्रास होती है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, और ये जो टेलबोन है लास्ट में, ये है ना, ये क्या हो गया हमारा कॉक्सिक। ये सामने पेल्विक हो गया, और ये जो रीजन हो गया ये हमारे जॉइंट्स हो गए। यहाँ पे ये हिप जॉइंट्स दिख रहा है हमको। यहाँ से जो नर्व का कंप्रेशन, ये जो येलो रंग का देख रहे हैं आप, ये सब नर्व है हमारी ब्रेन से जो है इसकी सप्लाई है। तो यहाँ वर्टिब्रास है, ये नर्व्स है, और ये डिस्क है। ये जो डिस्क है आप जूम करके देखेंगे तो ये डिस्क जो है ये अगर कहीं कोलैप्स हो जाती है या डिस्क जो है वो बाहर आ जाती है तो वो क्या करती है, स्पेस को कम कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क कोलैप्स हो गई। सर साइटिका हो गया, नर्व पेन हो रहा है। पेशेंट क्या कंप्लेंट करता है, पेशेंट सिम्टम्स को कंप्लेंट करता है बिफोर द इन्वेस्टिगेशन। किसी को केवल काफ में बस पेन है, और उससे बोले कि आपको लंबर में पेन हो रहा है क्या, बोले नहीं हमको लंबर में पेन नहीं है, लेकिन हमारा पिडली में बहुत दर्द होता है, ये पीछे तरफ जो है वो काफ में हमको बहुत पेन होता है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे कोई कंप्रेशन है, कहीं ना कहीं पे कोई दबाव है। फिर कई कुछ पेशेंट होते हैं बोलते हैं साहब हमको हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, लेकिन हमको कमर में कोई तकलीफ नहीं है। तो वो भी इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं से साइटिका की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि L4 में, L5 में, S1 में कंप्रेशन है। ये बेसिक बॉडी है, ये L4 L5 का रीजन है। और यहाँ सर आप देख रहे हैं ना, जो ये जा रही है जो नर्व, ये नर्व यहाँ से जाती है वो साइटिक नर्व रहती है। ये हालांकि एक्यूपंक्चर बॉडी का मॉडल है, बट हम अपनी बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर L4 L5 वर्टिब्रास है, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेशन आया, या तो साइटिका राइट साइड का होगा या लेफ्ट साइड का। यहाँ से जो है ये हमारे लेग के थ्रू होते हुए ये नर्व नी के बैक से जाते हुए, और ये कहाँ तक जाती है, हमारे एंकल तक जाती है। अब किसी को अगर थाइज में पेन है तो उसका रीजन भी लंबर हो सकता है। किसी को हिप जॉइंट्स में पेन है उसका रीजन भी लंबर हो सकता है। किसी को अगर काफ में पेन है तो उसका रीजन भी लंबर हो सकता है। एक है पेन सिम्टम्स, अगर नर्व का इन्वॉल्वमेंट है तो समटाइम द पीपल हैविंग द नेचर ऑफ द नमनेस आर द टिंगलिंग सेंसेशन। या तो पैर सुन्न हो जाना, चल नहीं पाना, पैर को घसीटना, या फिर इतना पेन होना कि पैर को उठा नहीं पाना, उन सब के लिए भी रीजन जो है वो साइटिक नर्व ही बनती है। आप अगर कहीं मॉडर्न सिस्टम में जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको नर्व के लिए जो है वो कुछ एलोपैथी मेडिसिन इस तरह से देते हैं ताकि इसका सर्कुलेशन जो है वो सही हो जाए। अगर नहीं होता है तो डॉक्टर फिर आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। सर्जरी में क्या सिस्टम है, सर्जरी में जो है वो जहां पर L4 L5 में नर्व का कंप्रेशन हो रहा है या जो डिस्क कोलैप्स हो रही है, उसके लिए वो उस चीज को यूज करते हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं, या तो वो मिनिमल इनवाइज सर्जरी करते हैं, जितना पार्ट डिस्क का बाहर निकला है उसको सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं, या फिर यहाँ पर इम्प्लांट कर देते हैं। L4 L5 डिस्क जो है उसको पूरा का पूरा रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन क्या होगा, पेशेंट अगर वही हैबिट में आएगा, वही प्रॉब्लम में आएगा, या वही उसने प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया, तो वापस जितना डिस्क उसने डॉक्टर ने काटा था मिनिमम में, वो डिस्क फिर से बाहर निकल आएगा। आपको मालूम है ना, हर एक डिस्क की एक साइज होती है। 9 mm से लेके जो है वो 11.5 mm तक, 12 mm तक डिस्क की साइज होती है। अगर एक लेवल में डिस्क बाहर आया और उसका कंप्रेशन का लेवल बढ़ गया तो कहीं ना कहीं पे वो
नर्व को कंप्रेस करता है। तो सबसे पहले हमको, अगर हमारे पास कोई पेशेंट्स आता है तो 2-3 चीजों का अपन को ख्याल करना है कि वो किस सिम्टम को बता रहा है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी तकलीफ क्या है। क्या वो तकलीफ उसकी सर्वाइकल से रिलेटेड है, क्या उसकी तकलीफ उसकी नंबर से रिलेटेड है, क्या उसकी कॉक्सिक्स है, और व्हाट द कॉज ऑफ द डिजीज। क्या एक्सीडेंटल है, क्या वेदर के कारण है, क्या उसको जो तकलीफ आई है वो उसमें चलने उठने बैठने में कहीं कोई प्रॉब्लम आया है, तब जाके उसकी ये प्रॉब्लम्स आई है। उस प्रॉब्लम को भी हमको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट है व्हाट द कॉज ऑफ द डिजीज, है ना, क्या कारण है। दूसरा, पेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस मूवमेंट में पेन हो रहा है, उठने में पेन हो रहा है, लेटने में पेन हो रहा है, बैठने में पेन हो रहा है, चलने में पेन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम सिम्टोमेटिक जो है वो ट्रीटमेंट को डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट द डिजीज डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, कि उसको साइटिका है या नहीं है, साइटिक नर्व का उसका सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। पता चला हमने वर्कआउट कर रहे हैं, पेशेंट्स का कुछ कर रहे हैं। अभी एक केस आया, वो हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम बता रहा था कि सर हमको ये तकलीफ होती है और यहाँ पर दर्द होता है और दर्द नीचे तरफ जाता है, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो बाहर से देखने में तो लग रहा था कि वो पूरा पेशेंट साइटिका का ही पेशेंट है, 100% ऐसा केस में लग रहा था कि साइटिका पेशेंट है। बट उसकी हिस्ट्री हमने जब ली और उससे हमने पूछा कि आपको कोविड तो नहीं हुआ था। बोले साहब हमको तो सीवियर कोविड हुआ था और हम हॉस्पिटलाइज थे और हमको वो जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है वो सब कुछ लगा। मैंने उनको पूछा कि आपको दर्द कब से है। बोले सर जब कोविड हुआ था उसके बाद से ही तकलीफ है, बाकी उसके पहले कभी तकलीफ मेरे को नहीं हुई। फिर हमने उसके हिप जॉइंट्स का एक्सरे किया, क्योंकि जब वो एमआरआई लेके आया था तो एमआरआई में डिस्क का बल्ज उसमें लेवल का नहीं दिख रहा था कि वो साइटिका को इंडिकेट कर सके। बट वो पेशेंट जो है वो पूरा ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रीटमेंट, डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो भी ले रहे थे वो किसका ले रहे थे, केवल साइटिका का ले रहे थे। Sciatica. हाँ. जब हम डिफरेंट डायग्नोसिस में गए और जब हमने वहां पे देखा कि इसका हिप जॉइंट भी एक कॉज हो सकता है और हिप जॉइंट्स का एक्सरे किया, तो उसमें जो है वो सेकेंड लेवल का नेक्रोसिस मिला। उसका हिप जॉइंट में नेक्रोसिस मिला और वहां पर पाया गया कि ये हिप जॉइंट जो है वो पूरा का पूरा उससे पैल्विक से पूरा चिपका हुआ है और यहाँ पे डिजनरेशन हो गया। तो ऐसे केसेस में हम अगर साइटिका का ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से भी किसी न किसी थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा था। तो वी शुड लुक आउट दिस थिंग। हम हमेशा ये देखना चाहिए कि मरीज क्या ट्रीटमेंट करा चुका है और किसी भी डॉक्टर ने जो भी उपचार दिया होगा उसको अच्छा करने के लिए दिया होगा। अगर वो अच्छा नहीं हुआ है तो उसका कॉज क्या है। तो डिफरेंट डायग्नोसिस में जरूर जाना चाहिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होके केवल सिम्टम देख के केवल ट्रीटमेंट कर दिया तो वही गलती आप कर दोगे जो दूसरे डॉक्टर ने कर चुका है। तो हमेशा पेशेंट को जीरो से देखो, उसकी हिस्ट्री प्रॉपर लो, उसके इन्वेस्टिगेशंस या रिपोर्ट्स बाद में देखो, पहले उसको सुनो, उसको एनालिसिस करो, उसको समझो। तो क्योंकि उसको आपके पास आया है वो इसलिए आया है बेटा क्योंकि उसने आगे के बाकी डॉक्टर ने उसको पूरा सुना ही नहीं। आप उसको सुनो, समझो, आप डायग्नोसिस को प्रॉपर मेहनत तक जाने दो। ड्रग डायग्नोसिस करना या क्या ट्रीटमेंट देना ये तो बहुत पार्ट बात का है। पेशेंट आपसे सेटिस्फाई हो। जैसे ही ऊपर ने उसका नेक्रोसिस का डायग्नोसिस किया कि हाँ इसका हिप जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, वही नेक्रोसिस का इन्वेस्टिगेशन करा के क्लियर किया और उसका ट्रीटमेंट देना शुरू किया, पेशेंट को रिकवरी मिलना शुरू हो गई। तो वी शुड हर एक चीज को हम प्रॉपर मैनर में ऑब्जर्व करें। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, डायग्नोसिस जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। फिर है बल्ज, कि अगर डिस्क में बल्ज है, पेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, हिप जॉइंट्स तक है या वर्किंग है। फिर सिम्टोमेटिक देखिए कि काफ में पेन आ रहा है या फिर पेन जो है वो उनका हिप जॉइंट में है या फिर झुंझुनाहट साथ में आ रही है, सुनपन आ रहा है, दोनों एक्सट्रीमिटीज में अगर जा रहा है, पेशेंट को चलने में तकलीफ हो रही है, तो फिर ये मान के चलिए कि केवल नंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर उसका इन्वॉल्वमेंट किसका हो गया है, सर्वाइकल का भी हो गया है। तभी उसका जो लोकोमोटर सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। पैर अगर मोटे मोटे हो रहे हैं तो भी समझना होगा। साथ में डायबिटीज न्यूरोपैथी को भी लुकआउट करना पड़ेगा। पेशेंट को शुगर तो नहीं है, उसके कारण उसको नमनेस तो नहीं आ रही है। तो हर एक पैरामीटर्स को बिल्कुल क्लियर करो और उसके बाद उसका डायग्नोसिस कर लो। फिर तो हमारी किताब और हमारा साइंस पूरा 100% परफेक्ट है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए।
कोई मेरे से पूछता है आपके पास इसका इलाज है, तो मैं बोलता हूँ हाँ मेरे पास इसका इलाज है। मेरा नॉलेज बोलता है कि हाँ हम इसको ठीक कर सकते हैं। आपका हमारे थेरेपी पे विश्वास है, मैंने ये थेरेपी करी है, मैंने विश्वास है। नंबर ऑफ केस जो भी हमको फॉलो कर रहे हैं या आपके साथ जो फॉलो कर रहे हैं, या आज आप भी होम्योपैथी में इन्वॉल्व है एज ए स्टूडेंट्स है या एज ए डॉक्टर, मुझे नहीं यस मालूम इसकी जानकारी, है ना। आपके स्टूडेंट्स हैं? मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। हाँ। गुड। तो आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका विश्वास है ना थेरेपी पे, ये होम्योपैथी कैन क्योर। हाँ। हमारी थेरेपी बोलती है कि हम क्योर कर सकते हैं, बाकी किसी की थेरेपी में लिखा नहीं रहता है कि वो क्योर कर सकता है, वो केवल कंट्रोल कर सकता है। हाँ। तो जो हमने ऑर्गन पढ़ी, जो हमने मटेरिया मेडिका पढ़ी और जो प्रैक्टिस करी, उसके बेस पे बोल सकते हैं हाँ हम इस डिजीज को ठीक कर सकते हैं। बट हर एक की एक पात्रता होती है, बीमारी का अपना एक इफेक्ट होता है, उसने कितना अपना पंजा फैला चुका है, बीमारी डिजीज अपनी कितनी आगे आ चुकी है, उसके हिसाब से हम इलाज कर सकते हैं। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे पेशेंट आया है तो हो सकता है कि केवल एक एकोनाइट के डोज देने से फायदा हो जाए, केवल एक कोलोसिंथ देने से फायदा हो जाए, है ना। डिपेंड करता है कि हर एक बीमारी में हम कैसे कैसे उसको प्रोसीड रिकवर कर कर रहे सकते हैं, हैं। ठीक कर हाँ। सकते हैं। तो इस तरह से हम डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप बताएं, फिर हम आपको और भी आंसर दे सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई रूमैट का केस आता है तो हम कैसे प्रोसीड करें उसमें। जैसे आपने बताया कि हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? इन्वेस्टिगेशंस आर इम्पोर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहले तो सिम्टम्स ही है कि पहले डायग्नोसिस सिम्टोमेटिक करो कि उसको किस एरिया में पेन आ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि वो साइटिका का पेशेंट है या नहीं है ना। अगर इन्वेस्टिगेशन में जाना है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में जाना है, तो फर्स्ट तो केवल प्लेन नंबर का एरिया का एक्सरे हाँ। आप लेके लेटरल व्यू लेके और उसको देख सकते हो कि उसका डिस्क उसमें कैसा दिखा रहा है, नंबर एरिया में कितना कंप्रेशन दिखा रहा है, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर पेशेंट्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा आपकी मेडिसिन से या फायदा नहीं हो रहा है, तो आप आगे वाले इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हो, आप एमआरआई करा सकते हो। एमआरआई से आप पता कर सकते हो कि उसका डिस्क कितना बल्ज है, कितना मीटर बाहर निकला हुआ है, कितना नर्व का कंप्रेशन है, वो आपको एमआरआई से और क्लियर हो जाता है। दो चीजें होती है, कुछ चीजें आप अपने ऑब्जर्वेशन से समझ जाते हो, है ना, कुछ चीजें आप सिम्टोमेटिक क्योर कर सकते हो। बट आज के समय में बेटा ऐसा है कि पेशेंट्स भी अपना एफर्ट करके आता है ना। सामने सामने से बोलता है सर एक काम करिए ना, मेरा कमर का एक्सरे करा लीजिए, सर एक काम करिए ना आप एमआरआई लिख दीजिए। अपना डायग्नोसिस उनके पास होता है आज। होता है ना। हाँ। तो इस चीज को आप डिनाई तो नहीं कर सकते हो। नहीं। और आपके आने तक जो है वो 4 लोगों से वो मिलके आ चुका होता है, हाँ। नॉट डॉक्टर। उसको गूगल आज की डेट में है, समय साथ में सब कुछ है, हाँ। 4 लोग उसको बता चुके होते हैं। तो फर्स्ट आस्क, वो पहले अपने को पूछता है कि हमको आता है कि नहीं आता है, हाँ। कि आप डायग्नोसिस सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हाँ। अगर वो सही डायग्नोसिस में ठीक नहीं हो पाया ना, तब तो कुछ नहीं बोलता, तब तो उसको मालूम है कि हाँ ये साइटिका भी समझ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं, तब तो वो ट्रीटमेंट लेगा। बट जब तक उसको डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ही इज ट्राइंग टू फर्स्ट यू। अब वो समय चला गया है कि डॉक्टर बताए कि बीमारी क्या है, हाँ। अब समय ये आ गया है कि पेशेंट बताता है कि साहब मेरी बीमारी ये है। हाँ। अब वो आप चैलेंज करता है कि आप उसको रिकवर करोगे या नहीं करोगे, या उसका डायग्नोसिस सही है कि नहीं है। हाँ। इसलिए कभी अपन को प्रैक्टिस के समय कोई घबराना नहीं है। हमेशा एक नियम जो मैं फॉलो करता हूँ और वो आपको ही बताऊंगा, अगर आपकी क्लिनिक में कोई आया है ना, तो वो आपका बेटा नाम सुन के आया है, या फिर वो आपके पास किसी ने भेजा हुआ आया है, या फिर वो आपसे ठीक होने के लिए आया है। तो हमारी थेरेपी में हमको फेथ है कि अगर आप आए हो हमारे पास तो आप अपने से आए हो, मैं आपके पास अप्रोच नहीं किया, आप किए। तो अपन को फुल कॉन्फिडेंस में उसको ट्रीट करना है। वो जितना जानता है उसको पूरा सुनना है, हाँ। और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 2 चीजों में हमेशा ध्यान देना है, एक अपनी टंग पे और एक अपनी स्माइल पे। डोंट बी इरिटेट, क्योंकि वो परेशान है ना मरीज, तो वो तो 4 जगह से आया, 4 लोगों को सुन के आया, तो वो अपना बताएगा। क्योंकि डोंट इरिटेट, हम उसकी बातों से ही अपना डायग्नोसिस निकालने की कोशिश करें। स्माइल अपने चेहरे में होना चाहिए, क्योंकि बीमार वो है
हम तो नहीं है, नहीं। तो हम उसको अच्छे से देखें, हम्म। आराम से देखें, उसको पूरा सुने। हम्म। आपको है ना वही डायग्नोसिस देता हुआ आएगा। अगर वो एमआरआई करा के लाया तो आपके लिए प्लस है, अगर हम्म। वो एक्सरे करा के लेके आया तो आपके लिए प्लस है। वो हम्म। आपके डायग्नोसिस में ही हेल्प करेगा। तो हम्म। डायग्नोसिस तो बेसिक यही बनते हैं, प्राइमरी एक्सरे हाँ। और एमआरआई। हम्म। एक और पॉइंट्स बनता है, अगर किसी को लंबे टाइम से तकलीफ है, क्योंकि डिजनरेशन हो रहा है या डिस्क वीक हो रही है या पेन है, तो हम्म। उसके लिए डायग्नोसिस बनता है कि हम उसका विटामिन B12 D3 जो है पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करा के उसका कैल्शियम हम्म। विटामिन D3 का लेवल जरूर ऑब्जर्व करें। हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो अधिकतर केसेस में इसकी डिफिशियंसी निकलती है। अगर उस डिफिशियंसी को हम कवर कर सकते हैं कैल्शियम को, या कैलकेरिया फॉस सैलेशिया या अपनी होम्योपैथी मेडिसिन से रिकवर कर सकते हैं। अब तो काफी कंपनियां जो है वो होम्योपैथी में विटामिन डी है, विटामिन B12 है, कैल्शियम है, उन सबका एज ए नाम फॉर्म के द्वारा पेटेंट्स को यूज करने लगे। तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, मेडिसिन अपने होम्योपैथी को सिलेक्ट करके भी अपन यूज कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस का लेवल अगर बढ़ाना है या अपन को समझ में आता है, तो अपन को विटामिन B12 D3 को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। आगे का क्वेश्चन। हाँ। सर एक और मैं पूछना चाहती थी कि जैसे शियाटिका हम होम्योपैथी से ट्रीट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट होता है ना कि हाँ हमें पता है कि अब इससे ज्यादा ये पेशेंट इससे ज्यादा ठीक नहीं होगा, तो हमें कैसे वो चीज समझ के उसको मतलब इंटेलिजेंटली उसको क्योर की तरफ ले जाना है। जैसे हमें पता चल जाता है, जैसे रूमैट का केस है, फ्रैक्चर है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो होम्योपैथी के बियॉन्ड है, तो फिर हमें उन केसेस को कैसे टैकल करना है और कैसे उसको लेकर जाना है क्योर की तरफ। देखो, फर्स्ट तो ये है कि साइटिका वाली बात करते हैं। हम्म। जैसे आपने साइटिका में बोला कि ये क्योर होने में अगर कोई लिमिटेशंस आ रही है, हाँ। एक तो साइटिका होम्योपैथी से 100% क्योर होता ओके। है ना। अभी हम्म। मतलब कॉन्फिडेंस है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ, और ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को तो बोल रहा हूँ मैं। दूसरा ये कि अगर कहीं कोई चीज रह जाती है तो हमको मेंटेनिंग कॉजेज को फाइंड आउट करना होता है। ओके। कि पेशेंट जो है उसको स्पाइन में डिजनरेशन है, डिस्क कोलैप्स हो चुकी है, तो डिस्क तो वापस नहीं जाने वाली, लेकिन इन्फ्लामेशन जो है वो होम्योपैथी से कम हो सकता है। जो डिजीज जो है वो बढ़ी हुई है वो होम्योपैथी से कम हो सकती है ना। जो डिस्क रेगुलर बाहर की ओर आ रही है वो अपनी जगह पे रुक सकती है। तो इतना तो कवर हो सकता है। दूसरा है मेंटेनिंग कॉज, कि पेशेंट जो है वो अगर वही हरकत कर रहा है या वही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो गलत हो सकता है। जैसे कि साइटिका का पेशेंट है जमीन में बैठ रहा है, साइटिका का पेशेंट है जमीन में लेट रहा है, साइटिका का पेशेंट है उपरू बैठ रहा है, साइटिका का पेशेंट है पॉटी जो है वो इंडियन टॉयलेट में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो डिजीज को एग्रेसिव कर रहा हम्म। है ना। तो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई सिकाई करो, जमीन में बैठना लेटना मत करो, हाँ। बाहर से ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाओ, है ना। हम्म। इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करो, वेस्टर्न हम्म। टॉयलेट को यूज करो। तो उससे भी उसका रिकवरी का लेवल जो है वो 30-40% अच्छा आ सकता है। कई चीजों के लिए दूसरी चीज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे यूटीआई की प्रॉब्लम है तो भी साइटिका मेंटेन है, डायबिटिक है तो भी साइटिका मेंटेन है, गैस्ट्रिक हम्म। प्रॉब्लम है तो भी साइटिका मेंटेन है, हम्म। कॉन्स्टिपेशन है तो भी साइटिका मेंटेन है। तो हम्म। जो भी पैरेलल सिम्टम्स है उनको भी हमको रिमूव करना पड़ेगा। ओके। ठीक ठीक है। है। और सर कुछ होम्योपैथिक थेराप्स जो हेल्प करे रूमैट प्रॉब्लम्स में। आ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अभी आपने जो क्वेश्चन किया ना साथ में कि किसी को फ्रैक्चर हो गया या वो हाँ हाँ। बियॉन्ड उसके है, तो उसका भी आंसर ये है कि एलोपैथी में अगर फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर आपको बैंडेज बांध दिया, प्लास्टर बांध दिया 21 दिन का, हम्म। बट वो भी वेट करता है कि हीलिंग कितना हुआ। हाँ। उनके पास हीलिंग के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम्म। पर होम्योपैथी में अर्निका है, सिम्फाइटम है, रूका है, ये मेडिसिन से आप हीलिंग कर सकते हो, वो हाँ। हड्डी को आप जोड़ सकते हो। हाँ। नंबर ऑफ केसेस में जो है वो ऐसा रिकवरी होता है। तो हम्म। वो पेशेंट भी अगर आपके पास आया कि सर मेरी फिंगर फ्रैक्चर हो गई, मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया, मेरा नी फ्रैक्चर हो गया, तो ठीक है, आप जो ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने वो लीजिए। बाद में आप साथ में या आप होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए। हमारे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो फ्रैक्चर के केस होता है साथ में वो 8200 लिखता है ना, सिम्फाइटम लिखता है, अर्निका लिखता है, और अपने पेशेंट में रिकवरी ले रहता है। वही दूसरा हम्म। ऑर्थोपेडिक नहीं कर पाता है, हाँ। और वो लिख के बोलता है कि ये होम्योपैथी दवाई है, इससे हो सकता है भाई जितना रिकवर होना है। मेरे में तो जो हड्डी जुड़ेगी,
तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ। और हड्डी टेढ़ी जुड़ी, आड़ी जुड़ी, वो उसका सब्जेक्ट आगे का है। लेकिन अगर उसने होम्योपैथी लिया तो ज्वाइंट जो भी होगा वो सही ही होगा, ये तो 100% श्योर है। नाउ ये कमिंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन की रूमेटिक आर्थराइटिस या ऐसे कोई डिजीज है, तो अगेन फिर हम सिम्टोमेटिक उसको ट्रीट कर सकते हैं। आर्थराइटिस अगर पॉजिटिव है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। होम्योपैथी में मल्टीपल मेडिसिन है, सिम्टम्स के बेस पे हम हर एक सिम्टम्स के बेस पे कर सकते हैं। आई यूज माई प्रैक्टिस पेटेंट्स, मैं अपनी प्रैक्टिस में पेटेंट्स का यूज करता हूँ, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वर्नेट हो या एसबीएल हो। आई एम नॉट गोइंग टू द कंपनी नेम। हम हर एक कंपनी के कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं उनको अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं, क्योंकि आज का समय जो है वो सिंगल ड्रग सिंगल डोजेस पे का तो चला ही आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। लेकिन अगर हम पेटेंट्स को साथ में मिक्स करके यूज करके देते हैं तो हम डिजीज को जल्दी रिकवर कर लेते हैं, जल्दी उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले का सिम्टम्स, पहले के सिस्टम में अंतर था, अब सिम्टम भी बदल गए और सिस्टम भी बदल गया है। तो कोई बुराई नहीं है अगर कहीं कोई बड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी अच्छे पेटेंट्स बता रही है, तो हम रिमो जैसे सिरप आ रहा है या रिमो ऑयल आ रहा है या कोई ड्रॉप्स आ रहे हैं, हाँ। तो हम उन सबको भी यूज करना सही समझते हैं। और इसलिए सही समझते हैं क्योंकि पेशेंट्स को है ना रिजल्ट से मतलब है, वो ठीक होना चाहिए। और हमको भी जो मतलब है ना अपनी थेरेपी को लेके चलने का है। मैं अपनी थेरेपी में होम्योपैथी यूज कर रहा हूँ। होम्योपैथी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसने भी उस पर रिसर्च किया होगा। कोई भी प्रोडक्ट लाके और लेबल चिपका के तो बेचने के लिए मार्केट में आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो वो 4 दिन चलेगा, चला जाएगा। अगर कोई स्टेब्लिश है इसका मतलब है कि उसको रिजल्ट है। ठीक है। मैं आपकी कंपनी की बात करूँ, एक माउथ में अल्सर हो जाते हैं लोगों को, छाले हो जाते हैं। रीजन है ना, एक माउथ अल्सर की टैबलेट्स बनाता है। यस सर, यस सर। वो टैबलेट्स अगर कोई 6 दिन ले लेना, एक एक गोली सुबह शाम करके, तो उसके अल्सर चले जाते हैं। दिक्कत क्या है कि हर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट के साथ जो डॉक्टर प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके साथ एक रिसर्च पेपर साथ में सबमिट कराना चाहिए। रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर आपको जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उसको शेयर करिए। इससे लोगों को होम्योपैथी में फेथ आएगा। 4 दवाइयों के नाम आप भी जानते हो ना एलोपैथी में, डोलो 650, एजिथ्रोमाइसिन, मोन्टाल एलसी। कैसे जानते हो? क्योंकि उससे लोगों ने यूज देखे, रिजल्ट्स देखे। वही चीज हर एक कंपनी को करना चाहिए, रिसर्च वर्क को इम्प्रूव करना चाहिए। जो डॉक्टर लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके केसेस को शेयर करना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे केसेस जो देना चाहते हैं वो लेना चाहिए। उससे जो है बेटा हमारा साइंस भी ग्रोथ करेगा और लोगों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि होम्योपैथी कैन एवरीथिंग, क्योर भी है, प्रिवेंशन भी है और ट्रीटमेंट भी है ना। और बाकी जैसे साइटिका में किसी को पैरों में सुनपन आ रहा है तो हम एक्वानाइट दे सकते हैं। अगर कहीं किसी को राइट साइड में पेन है तो कोलोसिन दे सकते हैं। किसी को लेफ्ट साइड में पेन है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे सकते हैं। किसी को मूवमेंट में पेन है तो हम रस्टॉक्स यूज कर सकते हैं, या किसी को पेन दूसरा तरीके का है तो ब्राइनिया और रस्टॉक्स में मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके दे सकते हैं। और अगर आपका कंपेयर सही है और आपका सिलेक्शन ऑफ ड्रग सही है तो सिंगल डोज भी काम करता है, मल्टीपल डोज भी काम करते हैं, पेटेंट्स भी काम करता है। पेशेंट का आप पे फेथ है और आपका थेरेपी पे फेथ है तो हर तरह से सब कुछ काम सही होता है, रिजल्ट 100% देते हैं। Thank you so much, sir. I want to ask all the viewers if they have any question for sir related to sciatica. सर दिस सेशन वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। मतलब मेरे को तो एज अ स्टूडेंट सुनकर काफी अच्छा लगा कि मतलब problems like sciatica and rheumatic problems are getting cured by homeopathy, and as you said कि as you mentioned कि testimony होना बहुत जरूरी है होम्योपैथी में, I'm क्योंकि not this is the only one thing we are able to ask, मतलब मैं केवल साइटिका नहीं, यू कैन गो टू एनी टाइप ऑफ द डिजीजेस। आप जहाँ भी जिस डिजीज के बारे में बात करना चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि आई विलिंग टू शेयर ना। अर्निंग तो बेटा जिसकी जो भी होती है वो अपना लेवल है, वो तो अर्न करते ही करता है। लेकिन अगर कहीं हम चाहें तो हर एक सब्जेक्ट पे इतनी डिटेल पे बात कर सकते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग जाने, लोग समझे इस चीज को, इसके लिए हमको आगे बढ़ना है। हमारा साइंस भी आगे बढ़ेगा और वो भी होगा। जो लोग छुपा के रखते हैं, लोग शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं है,
वो साइंस उन्हीं के साथ चला जाएगा। मैं तो अलॉन्ग विथ इसके साथ सुजोक एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करता हूँ। ISA एक इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन है, मैं उसका वाइस हाँ सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैं तो साथ में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी कवर करता हूँ। बहुत सिंपल लॉजिक है कि ये हमारे पैर के पॉइंट्स है। तो हम चाहें तो अगर किसी को लेफ्ट साइड का साइटिका पेन है तो हम यहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। इस तरह की हम मेथी की पट्टी लेके उसको साइटिक नर्व में लगा सकते हैं, बांध सकते हैं। पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप इसको प्रेस करते रहो, दबाते रहो, तो आपको फायदा होगा। इस तरह के रिंग्स आते हैं, आप रिंग से उसको बोल सकते हो कि आप मसाज करो। बहुत सारे जो है वो नंबर एरिया यहाँ पे होता है, तो नंबर एरिया के पॉइंट को आप प्रेस करने को बोल सकते हो कि आप L4 L5 के पॉइंट को प्रेस करो, आपको अंतर आएगा। Along with your homeopathy medicines, you can advise the points. आप उसको जो है वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स एडवाइस कर सकते हो, तो उसको आपको एडिशनल मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, हम उसकी ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो वो ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आप एक के साथ 2 पैथी कर सकते हो। पेशेंट को रेगुलर आप रोज देख सकते हो। किसी को आपने 6 दिन की दवाई दी और छोड़ दिया, लेकिन अगर वो 6 दिन आपके पास थेरेपी के लिए आ रहा है, एक्यूप्रेशर भी करा रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है उसकी फ्रिक्वेंसी 2 इंक्रीज टाइम्स बढ़ जाएगा। हाँ एक थेरेपी के साथ 2 थेरेपी है तो रिजल्ट भी 2 टाइम का मिलेगा। और दोनों थेरेपी हार्मलेस है ना, क्योंकि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ और ये तो आप एक्सटर्नल कर रहे हो तो इसका साइड इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो आप पेशेंट को साथ में एडवाइस कर सकते हो कि भाई आप ये करो। एलोपैथी डॉक्टर क्या करता है, साइटिका के पेशेंट का आया तो वो उसको एलोपैथी मेडिसिन देता है और बोलता है कि आप फिजियोथेरेपी कराओ जाके, आप कोई वो कराओ। तो वो इसलिए क्योंकि उसको मालूम है कि सेकेंडरी जो है वो फिजियोथेरेपी से इसको रिलीफ मिल पाएगा। लेकिन हमको मालूम है कि होम्योपैथी उसको ठीक कर लेंगे, अगर साथ में हमने एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ऐड कर दिया तो उसको और रिजल्ट बेटर हो बढ़ा लेंगे। हाँ क्योंकि आप किसी को दर्द में एक्सरसाइज कराओगे, फिजियोथेरेपी कराओगे, तो हो सकता है कि पेन आगे पीछे हो या नहीं हो, बट इसमें तो हमने उस पार्ट को छूना ही नहीं है। हमने तो पूरा का पूरा सुजोक मतलब शू मीन्स हाथ, जोक मीन्स पैर, तो हमको उसका पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट हम केवल हाथ से ही करना है। ना हमको उसको साइटिका को छूना, ना लंबर पार्ट को छूना, ना पैर को छूना। हम पूरा वर्कआउट उसका वहां से कर सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन लाइक दिस, मतलब दे वर्क्स वेल फॉर द पेशेंट, चाहे या वो एक्यूप्रेशर का साथ में करे हम, तो मतलब सुजोक दे वर्क्स हाँ सुजोक का या दे वर्क्स वेल फॉर पेशेंट। या देखो, पेशेंट आपके पास एक विश्वास लेके आया है, तो हमको पूरी कोशिश करनी है कि हम उसके विश्वास को कायम रख सके और उसको ठीक कर सके। एक पेशेंट बस आपके किसी के बोलने पे आ पाएगा, उसके बाद जो पेशेंट आएंगे उस पेशेंट के बोलने के बाद आएंगे। 1 पेशेंट क्रिएट द 10 पेशेंट्स। वर्ड ऑफ माउथ हाँ, तो वो जरूरी है। मैं बहुत बड़ा पोस्टर लगा लूंगा तो देख के केवल 100 में से 1 आदमी आएगा, लेकिन अगर कहीं मेरे 100 पेशेंट बोलेंगे कि मैं ठीक हुआ हूँ, तो मेरे पास 1000 आदमी आते हैं। तो इस चीज को हमको फॉलो करना चाहिए। और मैं तो एक चीज और बोलूंगा आपके मंच के माध्यम से, 100 स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेते हैं होम्योपैथी में, उसमें से जो है वो केवल 30 स्टूडेंट्स ही प्योर होम्योपैथी करते हैं। बाकी लोग थोड़ा सा जो है वो फियर में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं से हमको उतना फायदा नहीं मिलेगा या हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन सबको आपके मंच से बोलना चाहता हूँ कि आपको अपनी पैथी पे पूरा 100% विश्वास रखो। इससे मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ, जो एलोपैथी डॉक्टर अर्न नहीं कर पाते होंगे उससे ज्यादा आप अर्न भी कर लेते हो, उससे ज्यादा आप फायदा भी ले लेते हो, और उतने अच्छा ही आप ठीक भी कर लेते हो। 1 पेशेंट क्योर, नंबर ऑफ क्योरिंग है। आप एक शरीर को नहीं, आप उसकी आत्मा तक को ठीक कर सकते हो, ये हमारे साइंस बस में है। आप उसके वाइटल फोर्स के लेवल को अपने साइंस के थ्रू ही रिकवर कर सकते हो, किसी दूसरे साइंस में वाइटल फोर्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, आई थिंक इज अ sufficient for us. Yes, sir. Are any other questions we can do? No, sir, no questions were done. And thank you so much for your time. Despite the busy schedule we have from so long, wanted to hear from you.